हेलो एवरीवन, दिस इज योर मास्टर टीचर सुरभि गुप्ता फ्रॉम वेदांतु एंड मेरी कक्षा में आपका स्वागत है। वेलकम टू टुडे सेशन, जहां पर हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट द टॉप 20 एनसीईआरटी क्वेश्चंस आस्क्ड इन बोर्ड एग्जामिनेशन। हर टाइम जब बच्चे पूछते हैं कि मैम हमारा सिलेबस पूरा नहीं हो रहा या फिर हमने सिलेबस कर लिया है, हम रिवाइज कैसे करें, मैं बोलती हूँ बच्चों गो बैक टू द बेसिक्स। बेसिक्स क्या है? चैप्टर का जो आपका चैप्टर है उसका वन शॉट वीडियो देख के अपने बेसिक नोट्स बनाओ और उसके बाद एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करो। बहुत बार होता है कि बच्चे फैंसी सैंपल पेपर्स करते हैं, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस बहुत ज्यादा करने लगेंगे, फैंसी क्वेश्चंस करने लगेंगे, डिफिकल्ट क्वेश्चंस करने लगेंगे, बट जो बिल्कुल बेसिक चीज है एनसीईआरटी चैप्टर के बीच के क्वेश्चंस और चैप्टर के एंड के क्वेश्चंस, उसको वो स्किप कर देते हैं और ये बहुत बड़ी गलती होती है। बिकॉज आज मैं आपको दिखाने वाली हूं कि चैप्टर एक्चुअली मैंने लिखा था टॉप 20, बट एक्चुअली जब मैं लिस्ट बनाने लगी क्वेश्चंस की तो मेरे पास 40 क्वेश्चंस थे जो वर्ड टू वर्ड बोर्ड एग्जामिनेशन में रिपीट हुए हैं इन द लास्ट 3-4 years, नॉट इवन इन द लास्ट 10 years। तो आप समझ सकते हो कि आपका जो पेपर होता है उसमें से एटलीस्ट 40%, विच इज नॉट अ स्मॉल अमाउंट ऑफ परसेंटेज, डायरेक्टली आपके एनसीईआरटी से आता है। इधर उधर शब्द हो सकते हैं बट मेन कॉन्सेप्ट ऑफ द क्वेश्चन डायरेक्टली एनसीईआरटी से आता है। और ये सिर्फ एसएसटी के लिए सही नहीं है, हर एक सब्जेक्ट के लिए सही है ना। ये आजकल क्या हो गया है कि क्योंकि एजुकेशन हैज बिकम समथिंग कि भाई बुक्स निकलने लगी है, ये होने लगा है बहुत ज़्यादा। ऑफ कोर्स हम यूट्यूब पे भी काफ़ी क्वेश्चंस कराते हैं, बच्चे भूल जाते हैं कि भाई जो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस है वो तो हम पहले कर लें। तो आज का सेशन आपको ये याद दिलाने के लिए है कि अगर आप एक ऐसे बच्चे हो जिसने अपना सिलेबस पूरा नहीं किया, गो बैक टू बेसिक्स, एनसीईआरटी क्वेश्चंस करो, सैम्पल पेपर करो, 2 साल के पीवाईक्यूज करो, आपके लिए काफ़ी है। अगर आप एक ऐसे बच्चे हो जिसने सिलेबस कर लिया है, सैम्पल पेपर भी कर लिया है, अब आप सोच रहे हो कि मैम रिवीजन कहाँ से करें, तो बेटा रिवीजन आपको करना है ब्लर्टिंग मेथड के थ्रू, जिसके बारे में मैंने काफ़ी बात कर रखी है, एंड ऑल्सो बाय रिवाइजिंग योर एनसीईआरटी क्वेश्चंस। उसको डिसरिगार्ड नहीं करना, ठीक है। तो आज का सेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मेक श्योर दैट यू वॉच दिस सेशन टिल दी एंड, राइट। जल्दी से वीडियो को थम्स अप दे दो अगर ऐसे और वीडियोस चाहिए। डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द वेदांतु 9th and 10th चैनल गाइस। एज यू नो कि इस चैनल पे हम आपके लिए ऐसा वैल्यूबल कंटेंट लाते रहेंगे टू मेक श्योर कि क्लास 10 के रणभूमि पे आप बिल्कुल रेडी रहो विद ऑल योर वेपन्स, राइट। ऑल्सो एज यू गाइस नो मी, आई एम सुरभि गुप्ता, योर सोशल स्टडीज एजुकेटर हियर। हाँ, सो दैट्स अ लिटिल अबाउट मी। मैं कुछ बोलने वाली थी फिर मैं भूल गई। यस, मैं बोलने वाली थी, याद रखना क्लास 9 and 10 एसएसटी मतलब सुरभि मैम होता है। चलो लेट्स स्टार्ट विद द कोट, नथिंग इज इम्पॉसिबल, द वर्ड इटसेल्फ सेज आई एम पॉसिबल। वाह क्या लाइन है। चलो तो गाइज अगर मैं आपको बोलूं कि हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, चारों सब्जेक्ट्स में से सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट कौन सा है? अब जो बच्चे मुझे साल के शुरुआत से फॉलो कर रहे हैं वो तेज चैट बॉक्स में अभी लिख रहे होंगे इकोनॉमिक्स, क्योंकि दे नो कि साल के शुरुआत से पैरेट की तरह मैं बार बार बच्चों को कह रही हूँ कि अगर आपको अपना एसएसटी सिलेबस अच्छी तरीके से करना है, अच्छा स्कोर करना है, तो जो इकोनॉमिक्स में 3.5 चैप्टर्स आ रहे हैं उसको अच्छी तरीके से करो। और इकोनॉमिक्स से ही डायरेक्टली क्वेश्चंस बहुत बार सीबीएसई लेता है, राइट। वन सच क्वेश्चन इज हाउ वुड इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज इफ फार्मर्स वर प्रोवाइडेड विद इरिगेशन एंड मार्केटिंग फैसिलिटी, या फिर इन व्हाट वेज एम्प्लॉयमेंट कैन बी इंक्रीज इन अर्बन या रूरल एरियाज। ठीक है, तो ये जो पहला क्वेश्चन है ये एक तरीके से अलग टाइप का क्वेश्चन है। ये पूछ रहे हैं कि एम्प्लॉयमेंट को हम रूरल एरियाज में कैसे बढ़ा सकते हैं, है ना। ये क्वेश्चन लास्ट ईयर भी आया था, लास्ट ईयर भी आया था, इस साल भी आपके सैंपल पेपर में ये क्वेश्चन है। लास्ट ईयर क्वेश्चन आया था कि आप गांव के जो हो हेड हो और आप बताओ कि आप विलेज के एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को कैसे बढ़ाओगे, है ना। तो क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है, डायरेक्टली फ्रॉम द एनसीईआरटी। अब आपको आंसर भी पता है कि रूरल एरियाज में हम एम्प्लॉयमेंट बढ़ा सकते हैं बाय इंश्योरिंग कि हम फार्मर्स को इरिगेशन फैसिलिटी दें, उससे फार्मर्स मल्टी क्रॉपिंग कर पाएंगे, एग्रीकल्चरल इनकम बढ़ा पाएंगे। एग्रीकल्चरल इनकम बढ़ेगा तो जो डिसगाइज्ड एम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम होगा वो कम होगा।
स्टोरेज फैसिलिटी और मार्केटिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करने से फार्मर्स अपने प्रोडक्ट्स को अच्छे प्राइस पे बेच पाएंगे, विच विल अगेन इंक्रीज देयर एग्रीकल्चरल इनकम। हम लोग विलेजेस में स्मॉल दाल मिल हो गया, सेकेंडरी सेक्टर को इंप्रूव कर सकते हैं जिससे लोगों का डिपेंडेंस एग्रीकल्चरल सेक्टर में कम हो जाए और वो शिफ्ट कर पाए टू द इंडस्ट्री सेक्टर। तो अगर मैं आपसे पूछूं इसके की वर्ड्स क्या है, तो यार देखो आपको मेरी एग्रीकल्चरल इनकम को बढ़ाने के मेथड सोचने हैं और दूसरा कैसे हम डिपेंडेंसी ऑन एग्रीकल्चर को कम कर सकते हैं, ठीक है, बाय गिविंग वेरियस जॉब्स, एजुकेशन बढ़ाने से, एजुकेशनल सेंटर्स खोलने से, ऑल ऑफ दैट, एंड यू आर सेट विद योर आंसर। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन है जो आपके बुक में है, What steps did the French revolutionaries take to create a sense of collective identity among the French people? अब rise of nationalism in Europe का most repeated question है ये, है ना, और ये बहुत आसान है, आपको पता है कि उन्होंने ट्राई कलर फ्लैग इंट्रोड्यूस किया, रिप्लेसिंग द रॉयल फ्लैग, फिर उन्होंने ले पात्री और ले सिटोयन, ला पात्री एंड ले सिटोयन, दैट इज फादरलैंड, सिटीजन, ये सब कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किए टू एंश्योर या फिर टू प्रोमोट इक्वालिटी, असमानता को प्रोमोट करने के लिए अमंग फ्रेंच पीपल। स्टैंडर्डाइज वेट्स एंड मेजर्स इंट्रोड्यूस किए, ऑल ऑफ दोस न्यू हिम्स वर कंपोज्ड, ओथ्स वर टेकन, मार्टियर्स वर कमेमोरेटेड, सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम लाया गया, ऑल ऑफ दोस पॉइंट्स। मैं बहुत ज्यादा आंसर पे फोकस नहीं कर रही बिकॉज आई वांट टू ओनली फोकस ऑन द क्वेश्चंस दैट विल कम इन द एग्जाम। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, आप और डिटेल से देख सकते हो। थर्ड क्वेश्चन, एक्सप्लेन द 1848 रेवोल्यूशन ऑफ द लिबरल्स, व्हाट वर द पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक आइडिया सपोर्टेड बाय द लिबरल्स। ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आया था 2012 में, एंड इसी तरीके का क्वेश्चन अगर आपने अपना सैंपल पेपर देखा है तो उसमें भी है, ठीक है। तो आप अपना 1848 जो जर्मनी का रेवोल्यूशन था उसके बारे में बात करोगे कि कैसे लोगों ने मार्च किया था टू द सेंट पॉल चर्च, जहां पर फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट कन्वीन की गई थी। वुमेन को वहां पर वोटिंग राइट्स नहीं दिए गए थे, वो सिर्फ ऑब्जर्वर्स थे, लेकिन वहां पर एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाई गई थी दैट लिमिटेड द पावर ऑफ द मोनार्क। फिर ये जो कॉन्स्टिट्यूशन था ये प्रेजेंट किया गया था टू द प्रशियन किंग फ्रेडरिक विल्हेल्म IV, हु रिजेक्टेड इट। फ्रेडरिक विल्हेल्म IV ने बाकी एरिस्टोक्रेट्स के साथ और मिलिट्री के साथ मिलके इस पूरे मूवमेंट को डिसबैंड किया, सप्रेस किया, एंड दिस मूवमेंट अल्टीमेटली फेल्ड, है ना, ब्लंकर्स। सो ऑल ऑफ दोस पॉइंट्स यू कैन राइट, ठीक है। Why did Gandhiji decided to withdraw the non-cooperation movement? Again, many times this question has been repeated, and आपके दो आंसर्स हो सकते हैं, एक है चौरी चौरा इंसिडेंट विच वॉज द इमीडिएट रीजन, और दूसरा मैंने आपको पहले भी बोला है कि अगर ये क्वेश्चन गलती से 3 मार्क्स का आ जाता है तो आप एक और चीज लिख सकते हो कि क्योंकि ये मूवमेंट वायलेंट होने लगा था तो सम मेंबर्स ऑफ द कांग्रेस बिलीव दैट दे शुड गो बैक टू काउंसिल इलेक्शंस। इसके लिए भी ये मूवमेंट फिर कॉल ऑफ कर दिया गया। Explain how print assisted the growth of nationalism in India. Again, direct question repeated, and I think this question is super important for 2024. India specific question इस बार आने की संभावना मुझे ज़्यादा लग रही है। तो आप इसमें यही कहोगे कि हाँ यार, राष्ट्रवाद की भावना प्रिंट के थ्रू देश में काफ़ी फैलाई गई। पहले आप बोलोगे कि प्रिंट के थ्रू कैसे लोगों ने कास्ट और कम्युनिटी और रिलीजन के बारे में बात उठाई। एग्जाम्पल दे दो, राजा राम मोहन रॉय, संबुद्ध का कौमुदी, समाचार पत्रिका, इसके बारे में आप एक एग्जाम्पल दे सकते हो। दूसरा पॉइंट आप बोल सकते हो अबाउट न्यूज़पेपर्स। तो पहले कास्ट एंड कम्युनिटी का एग्जाम्पल, दूसरा पॉइंट हो गया कि न्यूज़पेपर्स के वजह से, न्यूज़पेपर्स एंड पीरियोडिकल्स के वजह से लोगों तक इंफॉर्मेशन अबाउट व्हाट इज हैपनिंग अराउंड द कंट्री स्टार्टेड रीचिंग द पीपल, और लोग डिस्कस और डिबेट करने लगा है अबाउट द कॉलोनियल रूल। दे स्टार्टेड क्रिटिसाइजिंग द कॉलोनियल रूल। फॉर एग्जाम्पल, जो आपके वर्नैक्युलर न्यूज़पेपर्स थे जैसे केसरी बाय बाल गंगाधर तिलक, वो काफ़ी ज़्यादा ब्रिटिश पॉलिसीज़ का अगेंस्ट लिखते थे। आप एग्जाम्पल भी दे सकते हो कि 1904 में जब पंजाब रेवोल्यूशनरीज को डिपोर्ट कर दिया गया तो उनको सिंपथी देते हुए काफ़ी ज़्यादा बाल गंगाधर तिलक ने लिखा, जिसके वजह से उन्हें जेल भी भेज दिया गया था, है ना। तो न्यूज़पेपर से एक पैन इंडिया आइडेंटिटी शेप होने लगी थी, वेर
पैन इंडिया आइडेंटिटी मतलब पहले यार हम लोग अलग अलग भागों में बटे हुए थे, पर अब क्योंकि हम सब एक ही न्यूज़ पढ़ रहे थे, हम सब ब्रिटिशर्स को एक ही तरीके से हम उनसे गुस्सा हो रहे थे, तो हमारी एक खुद की आइडेंटिटी, राष्ट्रवाद की भावना, राष्ट्र की भावना हमारे में उत्पन्न हो रही थी बिकॉज ऑफ द न्यूज़पेपर्स। सो अ पैन इंडिया आइडेंटिटी वॉज बीइंग क्रिएटेड थ्रू द न्यूज़पेपर्स। फिर आप ये भी पॉइंट लिख सकते हो कि ब्रिटिशर्स ने हमारे वर्नाक्यूलर न्यूज़पेपर को सप्रेस करने की काफ़ी कोशिश की थ्रू द वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। हाउएवर डिस्पाइट दैट द न्यूज़पेपर्स कंटिन्यूड टू पब्लिश आर्टिकल्स अगेंस्ट द कॉलोनियल रूल। यहाँ एक और पॉइंट आप लिख सकते हो एंड दैट इज विजुअल कल्चर, कि इंडिया में प्रिंट में विजुअल कल्चर काफ़ी पॉपुलर होने लगा, बल्कि कार्टून्स और कैरिकेचर्स भी पब्लिश होने लगे जहां पर मॉक किया जाता था, मजाक उड़ाया जाता था उन लोगों का जो ब्रिटिश पॉलिसीज़ को फेवर करते थे, जो ब्रिटिश अटायर में रहते थे, है ना। सो दे वर मॉक्ड, राइट। तो उस तरीके से आप अपना आंसर बिल्ड कर सकते हो। ऑलराइट, हाँ अच्छा ये भी कि न्यूज़पेपर के आने से काफ़ी ज़्यादा नेशनल लीडर्स जैसे गांधी जी, भगत सिंह, इन सब के आइडियाज़ भी लोगों तक पहुँचे और उनको इंस्पायर किया। पता है ये वाला आंसर एग्जैक्टली बुक में नहीं है, थोड़ा सा आपको खुद भी बनाना होगा। Compare the advantages and disadvantages of multi-purpose river project. Again, it's an NCERT question. बहुत बार अलग अलग तरीके से, चाहे कभी केस बेस्ड क्वेश्चन में, चाहे कभी 5 मार्कर 3 मार्कर में आ चुका है, तो बहुत आसान क्वेश्चन है ना। अगर हम एडवांटेज जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में बताते रहो, और डिसएडवांटेज की बात करें तो पहला रिक्रिएशन के लिए, टूरिज्म के लिए यूज़ किया जाता है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर के लिए यूज़ किया जाता है, विच इज़ यूज फॉर इंडस्ट्रियलाइजेशन, है ना। फिशिंग, फिश ब्रीडिंग वगैरह के लिए यूज़ किया जाता है, फ्लड कंट्रोल के लिए यूज़ किया जाता है, और भी पॉइंट्स लिख सकते हो। फिर हम आते हैं डिसएडवांटेजेस पे। डिसएडवांटेजेस हम बोल सकते हैं कि ओवर सेडिमेंटेशन के वजह से फ्लड कंट्रोल की जगह फ्लड ट्रिगर होने लगा है। डैम जो है लोकल कम्युनिटीज को डिस्प्लेस कर देता है, स्पेशली ट्राइबल्स को, और इट इज वेरी बैड फॉर द एक्वेटिक लाइफ, है ना। क्लियर? और अपने पॉइंट्स आते हैं तो और लिख लो। Describe how modern adaptations of traditional rainwater harvesting methods are being carried out to conserve and store water. अब यही क्वेश्चन इतनी बार रिपीट हुआ है, वन ऑफ द मोस्ट रिपीटेड questions from water resources. Describe any 4 traditional methods of rainwater harvesting adopted in different parts of India. तो यहाँ पर आप पहले लिख सकते हो अबाउट द टंकाज या रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो राजस्थान में यूज होता है। दूसरा आप यूज सकते हो कुल्स और गुल्स के बारे में, है ना, कुल्स और गुल्स के बारे में। तीसरा आप लिख सकते हो जोहाद एंड खादिन्स के बारे में जो राजस्थान में है, जोधपुर में है, राइट। यू कैन टॉक अबाउट दैट। बैम्बू ड्रिप इरिगेशन, तो गुल एंड कुल जहाँ पर माउंटेनियस एरियाज में आप पानी डाइवर्ट करते हो, पहाड़ में आप इस तरीके से जो है यहाँ पर पानी कलेक्ट करके फिर उस पानी को डाइवर्ट करके यूज करते हो। रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग। इनंडेशन चैनल्स जो बंगाल में करते हैं, वही आप पतली से चैनल बना देते हो जिसमें बारिश का पानी जाके इरिगेट करता है फील्ड को। खादिन्स एंड जोहाद्स, जहाँ पर जो आपका एग्रीकल्चरल फील्ड है उसको रेन फेड स्टोरेज स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर दिया जाता है। एग्रीकल्चरल फील्ड में थोड़ा गड्ढा कर देते हैं, वहां पर रेन वाटर को कलेक्ट करते हैं और फिर उस वाटर को यूज किया जाता है टू मॉइस्चन द सॉइल, है ना, जो ड्राई होता है, टंकाज और बैम्बू ड्रिप इरिगेशन। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 8 सिविक्स का, What are the conditions under which democracies accommodate social diversity? That is the question. Again, it has been repeated. What are the 2 conditions to accommodate social diversity in a democracy? Mention any one exception to it. तो 2 क्या कंडीशंस है जिसके बेसिस पे हम कह सकते हैं कि किसी भी लोकतंत्र में जो अलग अलग वर्ग, अलग अलग एरियाज के लोग हैं, अलग अलग डाइवर्सिटी के लोग हैं, वो साथ में रह सकते हैं। तो आप यहाँ पर क्या कहोगे? पहला कंडीशन ये है कि मेजॉरिटी रूल should never become rule of
मेजॉरिटी, है ना। मेजॉरिटी रूल कभी रूल ऑफ मेजॉरिटी पॉपुलेशन नहीं होना चाहिए। इवन दो डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट द मेजॉरिटी पार्टी विनिंग, बट वो मेजॉरिटी पार्टी शुड नेवर रिप्रेजेंट ओनली द मेजॉरिटी कम्युनिटी ऑफ द कंट्री। एक अच्छी डेमोक्रेसी वो होती है जहां पर टुडेज माइनॉरिटी कैन बी टुमारोज मेजॉरिटी, है ना। ये बहुत ज़्यादा है इंपॉर्टेंट इन अ डेमोक्रेसी। दूसरा पॉइंट कि माइनॉरिटी जो है दे शुड नॉट बी डिसएडवांटेज्ड, या फिर उनकी बात सुननी चाहिए, उनको डिसमिस नहीं किया जाना चाहिए, राइट। सो मेजॉरिटी एंड माइनॉरिटी शुड वर्क टुगेदर। मेजॉरिटी एंड माइनॉरिटी ओपिनियंस आर नॉट परमानेंट, जो मैंने आपको बताया था। सो ऑल ऑफ दैट आई सेड, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर आप बता भी सकते हो कि श्रीलंका एक्चुअली एक डेमोक्रेसी थी, बट वहाँ पर सोशल डाइवर्सिटी इसीलिए एकोमोडेट हम नहीं कर पाए, एकोमोडेट वो गवर्नमेंट नहीं कर पाई क्योंकि वहाँ पर माइनॉरिटी को डिसमिस किया गया, मेजॉरिटी और माइनॉरिटी में साथ में काम नहीं किया। सो दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन एक्सेप्शन कि डेमोक्रेसी होने के बाद भी सोशल डाइवर्सिटी को एकोमोडेट नहीं किया गया। How does democracy produce an accountable, responsive and legitimate government? Again, NCERT question repeated many times, है ना। तो accountable, responsive और legitimate government क्या होता है? Accountable होता है उत्तरदायी, है ना। कि आज जो है अकाउंटेबल का मतलब है कि टुडे इफ यू आर चूजिंग अ गवर्नमेंट एंड इफ दे डू नॉट डू राइट वर्क, तो अगले इलेक्शन में हम उसको चेंज कर सकते हैं। तो डेमोक्रेसी प्रोवाइड्स एन अकाउंटेबल गवर्नमेंट क्योंकि टुडे वी कैन क्वेश्चन द गवर्नमेंट एंड द गवर्नमेंट इज आंसरेबल टू अस, है ना। रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट, एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिव होती है टू द नीड्स ऑफ द पीपल। इफ इट इज नॉट रिस्पॉन्सिव तो अगले इलेक्शन में वो वापस से नहीं आएगी। आप एग्जाम्पल भी दे सकते हो फैमिन का, कि जब चाइना में फैमिन हुआ था तो करोर्स ऑफ पीपल डाइड, बट इंडिया में फैमिन के सिचुएशन में द गवर्नमेंट रिस्पॉन्डेड टू द नीड्स ऑफ द पीपल, तो इतनी कैजुअलिटीज नहीं हुई थी, राइट। तीसरा है लेजिटिमेट गवर्नमेंट। डेमोक्रेसी इज अ लेजिटिमेट गवर्नमेंट क्योंकि यहाँ पर इट इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, है ना। ये जायज सरकार है क्योंकि इस सरकार को किसी और ने नहीं बिठाया, अमेरिका ने नहीं बिठाया, आपने खुद इसको पावर दी है बाय इलेक्टिंग इट इन द इन पावर। अच्छा, अकाउंटेबल में आप ट्रांसपेरेंट भी लिख सकते हो कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट भी होती है बिकॉज यू नो एवरीथिंग दैट द गवर्नमेंट इज डूइंग। एग्जाम्पल इंडिया में राइट टू इंफॉर्मेशन बिल, राइट। एक सेकेंड, ऑलराइट, चलो क्वेश्चन नंबर 10, Why is the issue of sustainability important for development? डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है और इस क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से भी पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर अगर ऐसा कभी क्वेश्चन आए तो आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट का डेफिनेशन तो जरूर ही दो, उसके साथ साथ ये भी बोलो कि सस्टेनेबिलिटी होता है वे वी आर यूजिंग रिसोर्सेज जुडिशियसली, डेवलपमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर हम लोग नहीं करेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट तो हमारे जो अभी के रिसोर्सेज है जो लिमिटेड है वो एग्जॉस्ट हो जाएंगे, ऑल ऑफ दैट। What is the main criteria? अच्छा, and one more thing वहाँ पर आप लिख सकते हो कि apart from over exhaustion of resources, सोसाइटी जो है दो भागों में बट जाएगी haves and have nots, ठीक है। What is the main criteria used by World Bank in classifying different countries? तो per capita income. What are the limitations of this criteria? तो आप कह सकते हो वर्ल्ड बैंक per capita income लेता है पर वो एक एवरेज है, it does not actually tell us the income inequality in a country कि कैसे वो इनकम डिस्ट्रीब्यूटेड है एक्चुअली अमंग्स द पीपल और क्या इनकम इनइक्वालिटी है। वो रीजनल डिफरेंस के बारे में हमें ज़्यादा नहीं बताता, वो अदर इंडिकेटर्स जैसे हेल्थ और एजुकेशन के बारे में हमें नहीं बताता, वो थोड़ा सा वन डायमेंशनल है, ठीक है। चलो, तो बिफोर वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आपको आज के सेशन में, अभी के सेशन में मज़ा आ रहा है, अगर आपको लग रहा है कि हाँ वैल्यू ऐड हो रहा है हमारे प्रिपरेशन में, तो वीडियो को थम्स अप करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगले क्वेश्चन पे जाने से पहले आई वुड लाइक टू क्विकली टेल यू अबाउट आर रिविजन बैच जो ऑलरेडी शुरू हो चुका है, एक दिन इसको हो चुका है, कॉल्ड द द्रोणा बैच। ये एक रिविजन बैच है गाइज। दिस बैच इज समथिंग जिसके दैट स्टूडेंट्स वेट फॉर द एंटायर ईयर। ये हम लोग हर साल करते हैं जहां पर हम सब यूट्यूब टीचर्स साथ में आके कोर्स को क्यूरेट करते हैं, कोर्स को बनाते हैं आपके लिए। यहां पर जिन बच्चों को लग रहा है कि यार हमारा सिलेबस हो गया,
बट हमें समझ नहीं आ रहा कि रिवीजन कैसे करें। हमारे पास कोई प्लान नहीं है, हमारे पास कोई स्ट्रक्चर नहीं है, हमें कोई बिठा के बस पढ़ा दे, हमें कोई बता दे क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और वो करा दे, तो ये डेफिनेटली आपके लिए कोर्स है ना। इस कोर्स में क्या होगा, देखो यार, वेदांतु प्लेटफॉर्म पे हम आपको ये पूरा सिलेबस पढ़ाएंगे क्लास 10 का। क्लास 9 के लिए भी द्रोणा बैच शुरू हो गया है, राइट। अब क्लास 10 के ये जो पूरे सिलेबस में हम आपको क्या पढ़ाएंगे, हम रिवीजन कराएंगे, हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराएंगे, हर सब्जेक्ट के जो है क्लासेस लगेंगे। आपको नॉट जस्ट लाइव क्लास मिलेगा बट लाइव डाउट सॉल्विंग भी होगा, है ना। अगर आपके पास कोई डाउट है तो वहीं हम लोग आपका डाउट लेके उसको सॉल्व करेंगे। आपको पीडीएफ भी मिलेगा, दैट इज सेशन के बाद आप अपने नोट्स डाउनलोड कर सकते हो। यू कैन गो थ्रू देम, यू कैन रिपीट द क्वेश्चंस। अगर सेशन मिस हो गया तो आप सेशन का रिप्ले भी देख सकते हो। दैट इज आप जब वापस से सेशन को रिप्ले में देखते हो, बोरिंग नहीं होता, क्योंकि वेदांतु प्लेटफॉर्म में जो क्विज है वो इंटरैक्टिव होता है। आप वापस से क्विज कर सकते हो, क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, एक अच्छी आपकी प्रैक्टिस हो जाती है। सो यू गेट ऑल ऑफ दिस इन अ वेरी इजी वे, है ना। तो मैं कहूंगी अगर आपको लगता है कि आपको इसकी नीड है, कि आपको इसमें इन्वेस्ट करने से रिटर्न मिलेगा, आप अगर इसमें पैसा डालोगे, अपनी फीस डालोगे, अपनी मेहनत डालोगे, तो आई कैन गारंटी यू कि उस मेहनत का आपको रिटर्न जरूर मिलेगा। ठीक है, याद रखना गाइज, ये बैच उन बच्चों के लिए है जिनका सिलेबस, जिनको रिवीजन में हेल्प चाहिए, विच इज एक्चुअली मोर डिफिकल्ट देन डूइंग द सिलेबस, राइट। अब करना कैसे है, मैं जल्दी से आपको लिंक दिखा देती हूँ क्या है। जो भी द्रोणा बैच में एनरोल कर चुके हैं तब तक यो दे दो मुझे चैट बॉक्स में। सो गाइज, दिस इज द द्रोणा बैच। एज यू कैन सी यहाँ पर फीस एक्चुअली 6000 रुपीज की है, बट क्योंकि मेरा कूपन कोड पहले से लगा हुआ है SUG Pro, तो कोर्स पे 50% ऑफ हो जाता है एंड यू गेट द कोर्स फॉर 3000 रुपीज। यहाँ 2 months लिखा है, बट वी विल फिनिश योर सिलेबस बाय द फर्स्ट वीक ऑफ फेब्रुवरी। चाहे एक्स्ट्रा क्लासेस लगानी पड़े, बट फर्स्ट वीक ऑफ फेब्रुवरी में हम लोग कोर्स खत्म करने का पूरा प्रयास करते हैं, क्योंकि उसके बाद आपके बोर्ड एग्जाम शुरू हो जाते हैं, राइट। सो मेक श्योर दैट इफ यू थिंक दैट यू नीड इट, जरूर लेना, है ना। काफी अच्छा फीस पॉइंट भी हमने रखा है, सो दैट इट इज नॉट टू मच, बट इतना है कि हम लोगों का जो बेसिक कोर्स फॉर्मुलेशन बनता है ना, उसका एक बन जा, मतलब होता है खर्चा निकल जाता है। बट दिस इज एग्जैक्टली, रिमेंबर दिस कोर्स इज एग्जैक्टली फॉर स्टूडेंट्स हु आर फेसिंग प्रेशर राइट नाउ कि यार सिलेबस हो गया बट हम लोग रिविजन कैसे करें। ठीक है, तो सी यू गाइज इन द द्रोणा बैच। मेरी फर्स्ट क्लास 5 जनवरी को है, तो सी यू गाइज देन, राइट। चलो लेट्स मूव ऑन। क्वेश्चन नंबर 12, briefly trace the process of German unification. German unification again काफी repeated क्वेश्चन है, जिसमें आप वही बोलोगे 3 wars in 7 years with FAD countries, फ्रेंच, ऑस्ट्रिया और डेनमार्क, है ना। ऑटो वन बिस्मार्क, चीफ आर्किटेक्ट, मिलिट्री और ब्यूरोक्रेसी के माइट और हेल्प से उन्होंने जर्मनी को यूनिफाई किया एंड फाइनली जो है इसके लीडर जर्मन एम्परर बने विलियम वन, फ्रेडरिक विल्हेम विलियम वन, हु वाज प्रोक्लेम्ड एज द जर्मन एम्परर एट वर्साइल्स। ठीक है, चलो, why did nationalist tensions emerge in Balkans? Again, this is a NCERT question which has been asked in a different way. Highlight the reasons for the growth of nationalist tensions in the Balkan region before the First World War. ये question इस बार आपके sample paper में भी है, making it an important question. तो यार आप इसमें पहले बताओगे कि जो बाल्कन एरिया है वो एरिया है मॉडर्न डे रोमानिया, बल्गेरिया, अल्बेनिया, ग्रीस, मैसेडोनिया, स्लोवेनिया वगैरह। इनको स्लैव्स भी बोला जाता है, ऑल्दो इनमें काफ़ी एथनिक वेरिएशन है। ये जो थे, जो बाल्कन्स थे, दे वर इन द कंट्रोल ऑफ द ऑटोमन एम्पायर, बट बिकॉज ऑफ 2 रीजन्स। पहला, द स्प्रेड ऑफ रोमांटिसिज्म, और दूसरा या स्प्रेड ऑफ रोमांटिक इमेजिनेशन एंड द ब्रेकडाउन ऑफ द ऑटोमन एम्पायर। ये जो बाल्कन कंट्रीज थे, दे सून इमर्ज्ड एज इंडिपेंडेंट कंट्रीज, बट these independent countries were ambitious and jealous of each other, intensely jealous of each other. आपस में वो एक दूसरे की टेरिटरी लेना चाहते थे। ये जो टेरिटोरियल जेलसी थी, this was also complicated by the interference of
ग्रेट पावर्स, जर्मनी, रशिया, इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया, है ना, इसे याद रखना. ग्रेट पावर्स, व्हेन द बाल्कन कंट्रीज स्टार्टेड फाइटिंग विद ईच अदर, द ग्रेट पावर्स आल्सो गॉट इन्वॉल्व, व्हिच लेड टू द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. फाइनली लेड टू द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. दैट इज द ग्रेट पावर राइवलरी, है ना. और बस इतना ही कहानी है. ऑलराइट. Question number 14. Discuss the Salt March to make clear why it was an effective symbol of resistance against colonialism. मैं कह रही हूँ guys, NCERT क्वेश्चन सबसे ज्यादा आते हैं बोर्ड एग्जाम में. कहाँ इधर उधर आप लोग कूदते रहते हो. यहाँ पर भी यही कहोगे कि सॉल्ट एक इफेक्टिव, क्योंकि गांधी जी को लगा था कि एक ऐसी कमोडिटी है दैट वुड यूनाइट द हिंदू, मुस्लिम्स, रिच एंड द पुअर अगेंस्ट द ब्रिटिश. सॉल्ट की प्रॉब्लम क्या थी कि उसकी मोनोपोली थी मैन्युफैक्चर के ऊपर ब्रिटिशर्स पे, एंड उस पर टैक्स भी था. तो इसीलिए गांधी जी ने लॉर्ड अर्विन, जो वाइसरॉय थे, वाइसरॉय अर्विन, उनको लेटर लिखा स्टेटिंग 11 डिमांड्स. सबसे ज्यादा स्टरिंग डिमांड थी एबॉलिशन ऑफ सॉल्ट टैक्स. राइट. फिर आप पूरी अपनी कहानी लिखोगे. In the context of democracies, which of the following ideas is correct? अच्छा, ये वाला क्वेश्चन मैंने इसलिए डाला क्योंकि जो आपके सिविक्स में MCQs है ना, इसको आप जरूर करके जाना, क्योंकि उसी तरीके के MCQs एग्जाम्स में आते हैं. तो ये मैंने ऐसी उस एग्जाम्पल के लिए डाला. डेमोक्रेसी हैव सक्सेसफुली एलिमिनेटेड कॉन्फ्लिक्ट्स अमंग पीपल. हाँ, कभी कभी डेमोक्रेसीज कर देता है. इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज अमंग पीपल, नहीं, ये तो बिल्कुल भी नहीं है. सो दिस इज योर आंसर. डिफरेंस ओपिनियन, हाँ, ये कर देता है. आइडिया ऑफ पॉलिटिकल इनइक्वालिटी, ठीक है, बट इकोनॉमिक इनइक्वालिटी डेमोक्रेसी प्रॉमिस नहीं करता. ठीक है. चलो, अब मैं बात करती हूँ इन टेक्स्ट क्वेश्चंस के बारे में. तो यहाँ पर अगर आपको याद है, डेवलपमेंट चैप्टर में ये टेबल दी गई है जहाँ पर आपसे पूछा गया है अबाउट इंटरडिपेंडेंस ऑफ सेक्टर. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर पूछा गया है, इमेजिन व्हाट वुड हैपन टू कॉटन कल्टिवेशन इफ कंपनीज डिसाइडेड टू नॉट बाय फ्रॉम द इंडियन मार्केट एंड इम्पोर्ट ऑल कॉटन दे नीड टू फ्रॉम अदर कंट्रीज. ठीक है. तो कॉटन कल्टिवेशन हो रहा है, यहाँ पर किस चीज की बात हो रही है? प्राइमरी सेक्टर की बात हो रही है, और कंपनीज की बात हो रही है जो सेकेंडरी सेक्टर है. इंडियन कॉटन कल्टिवेशन विल बिकम लेस प्रॉफिटेबल एंड द फार्मर्स मे इवन गो बैंकक्रप्ट इफ दे कैन नॉट क्विकली स्विच टू अदर क्रॉप्स. कॉटन प्राइसेस विल फेल. तो यहाँ पर ऑब्वियसली दिखाई दे रहा है कि हाउ प्राइमरी सेक्टर इज डिपेंडेंट ऑन सेकेंडरी सेक्टर. अब ये चीज इंपॉर्टेंट क्यों है, ये टेबल इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि एज सच इस टेबल की तरह क्वेश्चन नहीं आता. आपको ये केस दे दिया जाएगा, इट्स अ कॉम्पिटेंसी क्वेश्चन, और पूछा जाएगा यहाँ पर ऑप्शन दे दिए जाएंगे, प्राइमरी सेक्टर इज डिपेंडेंट ऑन सेकेंडरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर इज डिपेंडेंट ऑन प्राइमरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर. इस तरीके से क्वेश्चन दे दिया जाएगा. तो जो इन टेक्स्ट क्वेश्चन है इनको तो करना ही जरूर. चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे. फार्मर्स बाय मेनी गुड्स, फार्मर्स तो प्राइमरी सेक्टर, buy many goods such as tractors, pump sets, electricity, pesticides and fertilizer. Imagine what would happen if the fertilizer or price of fertilizer or pump sets go up, cost of cultivation of the farmers will rise and the profits will be reduced. तो pump set, electricity, pesticides, fertilizers ये secondary sector करता है. तो ये भी example है primary sector dependence on secondary sector, है ना. चलो, people working in industrial and service sector need food. इंडस्ट्रियल एंड सर्विस सेक्टर टर्शियरी सेक्टर है. इमेजिन व्हाट वुड हैपन इफ देयर इज अ स्ट्राइक बाय ट्रांसपोर्टेटर्स एंड लॉरीज refuse to take vegetables milk from rural areas. Food will become scarce in urban areas whereas farmers will be unable to sell their product. तो यहाँ पर आप बोल सकते हो प्राइमरी सेक्टर बीइंग डिपेंडेंट ऑन टर्शियरी सेक्टर, है ना. तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन आ सकता है कॉम्पिटेंसी वाला फ्रॉम अ टेबल, जो आपको लगेगा यार क्या ही टेबल है, इसको क्या ही सॉल्व करें, है ना. यहाँ से एनसीईआरटी क्वेश्चन उठाएगा. ऐसे मैं भी क्वेश्चंस बनाती हूँ आप लोगों के लिए जब मैं मॉक पेपर्स बनाती हूँ. ठीक है. चलो, तो ये वाला ग्राफ इंपॉर्टेंट है, तो मैंने ये ग्राफ डाल दिया. आई थिंक वी आर ऑन क्वेश्चन 17. तो लेट्स लुक एट इट. तो यहाँ पर आपको दिखेगा विच वॉज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग सेक्टर इन 1973. तो प्राइमरी सेक्टर याद रखना, और 2013-14 में आते आते टर्शियरी सेक्टर. अब क्वेश्चन आ सकता है कि टर्शियरी सेक्टर के राइजिंग इंपॉर्टेंस का रीजन क्या है ना. ये टेबल देख के तो आपको 4 रीजन याद है, जल्दी से चैट बॉक्स में बता दो. होमवर्क क्वेश्चन है आपके लिए. व्हाट आर द रीजंस फॉर द राइजिंग इंपॉर्टेंस ऑफ द टर्शियरी सेक्टर. ठीक है. तो इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, है ना. थोड़ा आपको लगेगा कॉम्पिटेंसी है बट बुक का क्वेश्चन है.
Imagine you are the village head. Guys, ये last year question आया था. This had come last year ditto. Right? In what capacities, how would you increase the income of the people? तो village head हो, obviously rural areas में employment कैसे increase करना है, इस बारे में question है, बस लिखा थोड़ा अलग तरीके से गया है. अच्छा, यहाँ पर मैं ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज सेक्टर के बारे में बात करना चाहूंगी. जैसे यहाँ लिखा है, टॉक टू समवन हु हैज अ रेगुलर जॉब इन द ऑर्गेनाइज सेक्टर एंड अनदर हु वर्क्स इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर, कंपेयर देयर वर्किंग कंडीशंस. या हाउ डू यू डिस्टिंग्विश बिटवीन ऑर्गेनाइज एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर, क्रिएट द एम्प्लॉयमेंट कंडीशंस प्रिवेलिंग इन द ऑर्गेनाइज एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर. 3 बार सेम चैप्टर में ये क्वेश्चन रिपीट किया गया है अलग अलग तरीके से. दिस क्वेश्चन विल डेफिनेटली कम इन बोर्ड एग्जाम्स. आएगा, गारंटीड क्वेश्चन है. आएगा अलग तरीके से, आएगा कि यार मोहन जो है ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करता है, वो अपनी जॉब से बहुत खुश है, पर उसका भाई सुमन कोई कहीं और काम करता है, वो खुश नहीं है, ऐसा क्यों है. इस तरीके से क्वेश्चन आएगा, बट यू शुड नो दिस आंसर. आई एम श्योर आपको आता भी. इजी क्वेश्चन है. Explain how public sector contributes to the economic development of a nation. Again, this question has come many times कि public sector का importance क्या है, कैसे वो economic development को help करता है. तो इसमें आप बताओगे कि यार देखो, पहला है affordability, कि जो पब्लिक सेक्टर है वो उन लोगों तक सर्विसेज और गुड्स पहुंचाता है जो अफोर्ड नहीं कर पाते, है ना. जैसे गरीब लोग अफोर्ड नहीं कर पाते बहुत ज़्यादा प्राइवेट हेल्थ सेंटर्स, क्योंकि वो एक्सपेंसिव होते हैं. दूसरा है एक्सेसिबिलिटी, कि मतलब भाई कि यार लोग एक्सेस नहीं कर पाते, अफोर्ड कर भी पाए. फॉर एग्जांपल कोविड के टाइम पे जो वैक्सीन हुआ करती थी, अफोर्डेबिलिटी थी, बट हमारी एक्सेसिबिलिटी सरकार ने कराई इसको इंपोर्ट करके. तो यहाँ सरकार का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस हो जाता है. राइट. एंड कैपेसिटी, अब एक कैपेसिटी भी इंपॉर्टेंट है. जैसे लॉ एंड ऑर्डर एक ऐसी सर्विस है जो प्राइवेट सेक्टर नहीं दे सकता. इट इज ओनली द गवर्नमेंट दैट हैज द कैपेसिटी टू प्रोवाइड सच सर्विसेज. राइट. ऑल ऑफ दैट यू कैन राइट. अच्छा, क्वेश्चन 20 हो गए, बट और भी क्वेश्चन है, तो मैंने 2-3 क्वेश्चन और डाल दिए हैं. What is the basic idea behind self-help group of the poor? NCERT question always comes in board exam. Self-help group is the most repeated question. Why should credit at reasonable rates be available to all? या फिर क्रेडिट कैसे जो है लोगों को, आई थिंक वो भी मैंने यहाँ डाला हुआ है. इन सिचुएशन विद हाई रिस्क क्रेडिट माइट क्रिएट फर्दर प्रॉब्लम्स फॉर द बोरोअर, एक्सप्लेन. तो ये वाले दोनों क्वेश्चंस जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली एनसीईआरटी से उठाए जाते हैं. अब आपको लग रहा है यार हाँ ये क्वेश्चंस तो हम पीवाईक्यूज में भी करते हैं, ये तो एनसीईआरटी में भी था, हम तो भूल गए थे, है ना. तो अगेन रीजनेबल कॉस्ट में क्रेडिट अवेलेबल होना चाहिए, जिससे कि लोग इनफॉर्मल सोर्सेज से ना बोरो करें, क्योंकि उसमें फिर वो डेट ट्रैप में फंस जाते हैं, जो नेशनल डेवलपमेंट के लिए अच्छा नहीं है. एंड फिर क्योंकि उनकी कोई सेविंग्स नहीं होती तो अपनी लाइफ इंप्रूव नहीं कर पाते, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाते, इनकम नहीं बढ़ा पाते. तो रीजनेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट पे अगर क्रेडिट अवेलेबल होगा, दैट विल लीड टू राइज इन द इंडिविजुअल इनकम एंड नेशनल डेवलपमेंट. उस तरीके से आप आंसर लिख सकते हो. हाँ, तो यहाँ पर अगेन आपका इन-टेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड टाइप क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, तो मैंने यहाँ डाल दिया. In India, about 80% of farmers are small farmers who need credit for cultivation. Why would banks be unwilling to lend to the small farmers? Collateral. अब यहाँ पर ये केस बेस्ड क्वेश्चन की तरह यही क्वेश्चंस आ सकते हैं. What are the other sources from which small farmers can borrow? तो मनी लेंडर्स हो गए, ट्रेडर्स हो गए. एक्सप्लेन विद एन एग्जाम्पल हाउ टर्म्स ऑफ क्रेडिट कैन बी अनफेवरेबल टू स्मॉल फार्मर. तो आप एग्जाम्पल दो कि जो टर्म्स ऑफ क्रेडिट है उसमें कोलैटरल एक बहुत बड़ा, डॉक्यूमेंटेशन एक बहुत बड़ा टर्म्स ऑफ क्रेडिट है जो एक स्मॉल फार्मर अफोर्ड नहीं कर सकता फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट में. इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट से जब वो लोन लेता है तो टर्म्स ऑफ क्रेडिट में हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, जिसकी वजह से फार्मर जिसकी सिचुएशन काफ़ी रिस्की होती है, जिसका क्रॉप फेलियर की पॉसिबिलिटी हाई होती है, कभी कभी वो लोन वापस नहीं कर पाता और हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट अपना नहीं चुका पाता. Suggest some ways by which small farmers can get cheap credit. तो यहाँ पर आप एग्जाम्पल ले सकते हो कोऑपरेटिव्स का, राइट, या फिर कुछ रूरल बैंक्स होते हैं जो चीप क्रेडिट प्रोवाइड करते हैं, राइट.
Okay, so guys, these were the top 20, 23, 25 important NCERT questions जो डायरेक्टली आपके एग्जाम में आ सकता है. अब ये सिर्फ मैंने 25 दिए हैं, बट दिस सेशन वाज टू मेक यू अवेयर कि बिफोर यू मूव ऑन एंड जंप टू अदर सैम्पल पेपर और ये और वो फैंसी चीज, मेक श्योर कि आप NCERT क्वेश्चंस को रिवाइज और रिपीट करते रहो. दैट इज द सीक्रेट टू अल्टीमेट सक्सेस. इतना बेसिक है ना. तो डू नॉट फॉरगेट टू गिव दिस वीडियो thumbs up, share this video with your friends, subscribe to the channel. ऐसे ही आप हमारे चैनल पे आते रहो, पढ़ते रहो, टेलीग्राम चैनल पे नोट्स को डाउनलोड करते रहो. राइट, सो दैट इज इट. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास. द्रोणा बैच में जो बच्चे हैं, मैं आपको द्रोणा बैच में देखूंगी. डू नॉट फॉरगेट टू गिव अ थम्स अप, शेयर एंड सब्सक्राइब.